हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि CSIR नेट दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम होगा अपना CSIR नेट का, उसमें जो भी स्टूडेंट्स अपेयर करेंगे, अभी वो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे अपनी, तो उनके लिए स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। इसमें हम ट्राई करेंगे हर टाइप के स्टूडेंट को कवर करने की। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो भी सोच रहे हैं, बिगिनर हैं जो सोच रहे हैं कि प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है, तो स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, या फिर आपको लग रहा है कि हम रिपीटर्स हैं, हमने एक बार एग्जाम दे दिया है, फिर एक या दो बार दे चुके हैं, तो अब हमें देखना है कि कुछ मिस्टेक्स हमारी हो रही है, उसको हम कैसे इंप्रूव करें, स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। क्योंकि दिसंबर के लिए अपने पास अभी सफिशिएंट टाइम है, तो हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स अभी अगर स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन करना, तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो सकती है दिसंबर तक। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मुझे पता है कि बहुत सारे अभी रिसेंटली कमेंट्स हैं चैनल पे कि नेक्स्ट बैच कब अनाउंस होगा। तो जो नेक्स्ट बैच है मैं आपको 2-3 दिन में अनाउंस करूँगी, अभी चैनल पे आपको वीडियो देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ कि जो क्लासेज होंगी आपकी वो स्टार्ट होंगी फ्रॉम 21 जून। ठीक है, अभी 2-3 दिन में अनाउंस करेंगे बैच, ऑक्सीजन बैच आएगा। ठीक है, और इसके बाद जो क्लासेस रहेंगी वो 21 जून से स्टार्ट होंगी। अब अगर हम बात करें प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, सबसे पहले देखो, मैं इस वाले वीडियो में ना 2 कैटेगरी बना रही हूँ। एक तो ऐसे वाले स्टूडेंट्स जो पहली बार स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिकली CSIR नेट के लिए पढ़ना, ठीक है, उसको मैंने बिगिनर्स बोल दिया है। और फिर ऐसे वाले स्टूडेंट्स हैं जो रिपीट करेंगे। रिपीट का मतलब ये है कि वो एटलीस्ट एक बार एग्जाम दे चुके हैं। ठीक है, अब जो बिगिनर्स है ना, आप बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो भी MSc फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे या फिर जस्ट स्टार्ट करेंगे अपनी MSc, और उनके माइंड में है कि अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक ही सजेशन दूंगी, जितना जल्दी आप ये नेट और गेट से बाहर निकल पाए ना, उतना जल्दी निकल लो। उसका क्या मतलब है, जितना जल्दी क्वालिफाई करके अच्छी रैंक आप ले लें उतना अच्छा है आपके लिए। क्योंकि इससे होगा ये कि MSc में ही आपके पास आपका JRF होगा, गेट में अच्छी रैंक होगी, आप ना ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर पाएंगे। वरना होता ये कि हम सोचते हैं MSc कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, और उसके बाद देखने का मतलब है कि MSc के बाद भी फिर आपको 1-2 साल लगाना पड़ेगा, और फिर यही सब आप प्रिपरेशन करते हुए चलेंगे। उससे होता है कि बहुत सारा प्रेशर आएगा माइंड पे। ठीक है, तो देखो, पढ़ाई तो करनी है, जितना जल्दी हो सके सेटल होना है हमें, तो जितना जल्दी हो सके आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो अभी अगर आप MSc फर्स्ट सेमेस्टर में भी हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको जितना जल्दी हो सके प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, और ट्राई करिए कि फर्स्ट ही अटेम्प्ट में निकाल के ख़त्म करना है इसको। ठीक है, तो अब बिगिनर्स में मैंने 2 क्लास इसलिए बनाई। देखो, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने इससे पहले उन्होंने CSIR नेट सुन लिया, उन्होंने प्रिपरेशन करने का सोचा है, बट इससे पहले उन्होंने कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं, उन्होंने कभी दिया ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने नेवर प्रिपेयर्ड बिफोर, मतलब ऐसे वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी भी MCQ टाइप एग्जाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया ही नहीं है, एक तो ये वाले स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, उन्होंने IIT एग्जाम भी नहीं दिया कभी, इसके अलावा नीट JEE भी कभी कुछ नहीं दिया है, उन्होंने बस इनका फर्स्ट एग्जाम होने वाला है CSIR नेट। एक तो ऐसे वाले स्टूडेंट्स होंगे, और फिर ऐसे वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले एटलीस्ट जैम के लिए प्रिपेयर किया हुआ है। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने जैम के लिए पढ़ा हुआ है लेकिन वो CSIR नेट के लिए फर्स्ट अटैम्प्ट देंगे, उनके लिए। ठीक है, और रिपीटर्स वो हैं जो एक बार CSIR नेट दे चुके हैं ऑलरेडी, इनके लिए स्ट्रेटजी अभी आगे मैं डिस्कस करूंगी। और जो ये वाले स्टूडेंट्स हैं, इनकी और इनकी स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट हम सेम रखेंगे, मतलब जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो सेम रहने वाला है। ऐसे वाले स्टूडेंट जिन्होंने पहले कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस ही नहीं किया है, उनको नहीं पता MCQ टाइप पेपर कैसे होता है, कैसे अटैम्प्ट करते हैं, आपके लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी। आज के टाइम पे पढ़ाई कोई बहुत मुश्किल नहीं है। मतलब अगर आप बात करो कोचिंग की ना, तो पहले के टाइम पे कोचिंग के प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते थे, आजकल के टाइम पे बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर हम जे केमिस्ट्री की भी बात करें, आपको 7500 में पूरा कोर्स मिल रहा है, जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा है। सारा कंटेंट आपको मिलेगा, सारी थियरी मिलेंगी, टेस्ट मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे जिसमें प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे, उनके वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, सब कुछ है। तो ये तो मैं बात कर रही हूँ जे केमिस्ट्री की। अगर आपको लग रहा है 7500 भी आपके लिए ज़्यादा है, तो आप इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको ज्वाइन करें 2500, खत्म। तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो पहले हम 6 महीने एक बार खुद से पढ़ के देख लेते हैं, उसके बाद कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे। मैं ये कह रही हूँ 6 महीने वेस्ट ही क्यों करने हैं। तो अगर आपने पहले कोई प्रिपेयर नहीं किया किसी एग्जाम के लिए, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा होगा अगर आप पहले से कोई भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लें। आपकी MSc भी साथ साथ चलती रहेगी और आप साथ साथ प्रिपरेशन भी करते रहेंगे। अब ये मैंने जे केमिस्ट्री का एग्जाम्पल दिया है, बाकी आप जो भी प्लेटफॉर्म रेफर करते हैं, हर किसी के ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, जो आपको टीचर अच्छा लग रहा है वहाँ जाके ज्वाइन कर लो। इससे बस होगा ये कि आपका टाइम सेव हो जाएगा। वरना आप सेल्फ स्टडी करेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स के नोट्स बना लेंगे, फिर आपको लगेगा कि सेल्फ स्टडी सफिशिएंट नहीं है, कोचिंग लेनी पड़ेगी, फिर आप आगे सोचेंगे, फिर से सेम चैप्टर्स के नोट्स बनाएंगे, तो ये वाला प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है। सबसे बेस्ट है, आजकल बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में बहुत अच्छी क्वालिटी आपको मिल रही है कॉन्टेंट में, तो आप ना ज्वाइन कर लो।
ठीक है। अब अपने वाले कोर्स की गारंटी मैं ले सकती हूँ, बाकी आप देखो अपने लिए कैसे करना है। आपको जो भी टीचर पसंद है उनके कोर्स आप लेके स्टार्ट करो प्रिपेयर करना, ठीक है। और एमएससी के साथ साथ ही पढ़ाई करना स्टार्ट करना है। तो जिन्होंने पहले कभी एग्जाम ही नहीं दिया था, सबसे बेस्ट होता है कि आप ज्वाइन कर लो कोई भी कोर्स। जैसे मान लो अगर जी केमिस्ट्री आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपको सारी चीज़ें लाइन से मिलेंगी। आपको टाइम टू टाइम बताया जाएगा कैसे पढ़ना है, कब टेस्ट देना है, कब रिविजन करनी है, कौन से असाइनमेंट सॉल्व करने हैं, सारी चीज़ें आपको एकदम एकदम स्पून फीडिंग होने वाली है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो सबसे ईजी हो जाएगी आपकी प्रिपरेशन करना, समझ रहे हैं? तो इनके लिए सिंपल सी बात है, टाइमली कोई आप कोर्स ज्वाइन करिए, कोई और आपको पढ़ाएगा, आपका टाइम सेव होगा। खुद से पढ़ेंगे आप, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लेंगे जो एग्जाम में शायद आपको हेल्प ना करें, या बहुत ही एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे जो एग्जाम में कभी पूछते भी नहीं है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपना टाइम सेव करना है, ठीक है। तो ये वाली कैटेगरी तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ कि आपको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लेना चाहिए। या फिर अगर आपको लग रहा है, एक और चीज़ है, अगर आपको लग रहा है कि हम तो ये भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आपकी क्लास में कोई ना कोई आपका फ्रेंड होगा जिसने कहीं ना कहीं से ज्वाइन किया होगा कोचिंग, उसके पास नोट्स होंगे, आप उसके नोट्स रेफर करो। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो CSIR नेट के लिए, तो रैंडमली खुद से पढ़ना स्टार्ट मत करना, अगर पहले कभी IIT जैम या फिर कोई ऐसा एग्जाम आपने नहीं दिया है तो। वरना आप बहुत सारी चीज़ें अलग अलग पढ़ लोगे और लास्ट में आप डिमोटिवेट हो जाओगे, ये सोच के कि बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है। डिफिकल्ट नहीं है, कई बार हमारा प्रिपरेशन का मेथड ऐसा होता है कि हम डिफिकल्ट बना देते हैं उसको, ठीक है। तो अगर ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करिए प्लेटफॉर्म। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, आपका कोई ना कोई फ्रेंड, कोई ना कोई क्लासमेट तो पक्का, आई एम वेरी श्योर आजकल हर कोई ज्वाइन कर लेता है, तो आप ना उनके नोट्स ले लो, वहाँ से पढ़ो, खुद से पढ़ना स्टार्ट मत करना, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको बुक्स देखनी है, मैंने बुक्स के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई थी, कौन सी बुक्स आप रेफर करेंगे, उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वो तो आप सारे ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स देख सकते हैं, ठीक है। आपको समझ आएगा कौन से वाले चैप्टर के लिए हम कौन सी बुक रेफर कर सकते हैं। अगर हमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक देखना है तो उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऐसे वाले स्टूडेंट्स की जिन्होंने एटलीस्ट IIT जैम के लिए प्रिपरेशन करी हुई है, ठीक है। अब देखो, हो सकता है कि आपका क्वालिफाई ना हुआ हो सकता है आपको क्वालिफाई हो गया हो, ठीक है। दोनों ही केसेस में मैं ये कंसीडर करके चल रही हूँ कि आपके पास एटलीस्ट नोट्स तो होंगे, है ना। क्योंकि अगर हम बात करें जैम के सिलेबस की और नेट के सिलेबस की, नेट का सिलेबस एडवांस्ड है, जो आपने चैप्टर्स पढ़े हुए उसमें काफ़ी सारे एडिशन भी होंगे, बहुत सारे टॉपिक्स ऐड हो जाएंगे आगे, तो ये वाली चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपने जैम के लिए पढ़ाई करी है ना, मतलब आपके पास नोट्स तो होंगे, आपको एटलीस्ट ये पता होगा कि एक चैप्टर को हम कैसे अप्रोच करते हैं, क्वेश्चंस हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो आपके पास बेसिक आइडिया है। अगर आपने पढ़ा हुआ है पहले से, अब अगर चाहें तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ऐसे ही ये वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने जो रिपीट करेंगे, अभी आपके पास अगर नोट्स पहले से पढ़ने के लिए है, स्टडी मटेरियल, तो फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इन वाले स्टूडेंट्स के लिए बोला कि अगर आपने पहले कभी पढ़ाई नहीं करी है, आपके पास नोट्स नहीं होंगे, तो यहाँ वहाँ से कुछ भी पढ़ने से अच्छा है कि आप एक रेलेवेंट सिलेबस पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपने जैम के लिए पहले पढ़ा हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कोई भी कोर्स, फिर आप सेल्फ स्टडी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको अगर लग रहा है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, फिर सबसे बेस्ट है कि जाके कोई भी जो भी आपको बेस्ट लगे प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन करिए, आपको चीज़ें एकदम कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगी, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉलो करना है उनको। तो इससे क्या होता है, बहुत कम टाइम में आप ज़्यादा कवर कर लेते हैं, ज़्यादा रेलिवेंट कवर कर लेते हैं, तो इससे टाइम सेव होता है, ठीक है। तो इन वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं बेस्ट है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप सेल्फ स्टडी से भी कर लेंगे क्योंकि आपको ये बेसिक आइडिया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इन दोनों कैटेगरीज का कि आप किस तरह से पढ़ाई करोगे। क्योंकि अगर आप रिपीट भी कर रहे हैं, मतलब आपके पास नोट्स पहले से बने हुए हैं, लेकिन आपको रिविजन करनी है और बहुत सारे चैप्टर्स जो आपने लीव करे होंगे वो भी कंप्लीट करने हैं, है ना। तो इसके लिए पहले एक बार ये देखते हैं कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में या प्रिपरेशन फेज में हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले होता है स्टडी मटीरियल। अगर ये हिला ना आपका, अगर ये आपका स्टडी मटीरियल रेलिवेंट नहीं है, तो बस फिर हो गया काम। आप पढ़ते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, लेकिन अगर रेलेवेंट नहीं हुआ, एग्जाम में पूछेंगे ही नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो जो स्टडी मटेरियल है दैट शुड बी वेरी रेलेवेंट। इसलिए मैंने बोला कि पहले का आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, जिन्होंने पहले सेल्फ स्टडी या फिर कैसे भी करके नोट्स बनाए हुए हैं, आपने कुछ किया हुआ है, तो फिर ईजी है, आप ये पता लगा पाओगे कि कौन से क्वेश्चन रेलेवेंट है, कौन से नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास एक स्टडी मटेरियल जो कि रेलेवेंट होना चाहिए। और स्टडी मटेरियल में दो चीज़ें आती हैं, एक तो आपकी थ्योरी जिसमें आपके नोट्स होंगे जो आप बार बार रिवाइज करेंगे, और फिर होते हैं क्वेश्चंस। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप जितनी मर्जी थ्योरी पढ़ लें, जितनी मर्जी नोट्स बना लें, लास्ट में जाके आपने क्वेश्चन ही सॉल्व करना है एग्जाम में, है ना। तो जब हम बात करें स्टडी मटेरियल की, तो दोनों चीज़ें होती हैं, आपके पास थ्योरी वाले नोट्स भी होने चाहिए, आपके पास क्वेश्चंस भी होने चाहिए। और क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस CSIR नेट और गेट दोनों के ही आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ थ्योरी पढ़ के ना जाएं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिवीजन।
और लास्ट में टेस्ट सीरीज। आपको टेस्ट दिए बिना नहीं जाना एग्जाम में। आप ये पहले से मान के चलो कि आपकी प्रिपरेशन के ये 3 फेजेज हैं, ये तो आपको कवर करने ही है। अगर मान लो यहाँ तक करके गए हो, फिर वही वाली बात है, आपने रिवाइज नहीं किया वो भूल जाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, अगर रिवाइज किया हुआ है, प्रीवियस ईयर भी किए हुए, नए क्वेश्चन देके फंस जाओगे। इसलिए इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, रेलेवेंट टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो अभी से माइंड में बिठाइए कि जितना टाइम आपके पास है आपको ये तीनों स्टेप्स कवर करने हैं, फिर JRF पक्का। समझ रहे हैं? तो ये वाली चीज़ें हम लेके चलेंगे। अब एक और चीज़ है, देखो अगर हम ये मान लें एग्जाम दिसंबर में होगा, ठीक है, इस बार जो अपना जून वाला एग्जाम था वो हुआ था 7 जून को, तो अगर हम यही कंसीडर कर लें जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, लेट्स से वो 7 दिसंबर से लेके मान लो 10 या 15 तक हो जाए, कभी कभी भी हो सकता है ना, ये हमने मान लिया। तो हम ना दिसंबर वाला मंथ तो कंसीडर कर ही नहीं रहे, हम ये मान लेते हैं कि दिसंबर में तुम्हें सिर्फ रिविजन करने, वो भी फाइनल रिविजन, तो दिसंबर तो कंसीडर ही नहीं करना। जुलाई से शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना है 1 जुलाई से और आपके पास टाइम है 30 नवंबर तक का। ठीक है, इतने टाइम में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 5 महीने हैं। ठीक है, तो 5 महीने आपके पास है, इसी में आपको सिलेबस खत्म करना है। ठीक है, तो आप ये मान के चलो, इससे पहले जो जून वाला टाइम है उसमें आप सोचो कि लीड ले लेंगे, है ना। वैसे तो हमें हमारा जो पूरा हमने स्ट्रेटेजी बनाई है वो 1 जुलाई से स्टार्ट करनी है, बट उससे पहले अगर हम 2 से 3 चैप्टर कवर कर पाए तो कॉन्फिडेंस वाली बात है ये। ठीक है, तो इतने टाइम में आपने मैक्सिमम कवर करना है। और नवंबर वाला मंथ यानी जो लास्ट मंथ आपके एग्जाम से पहले का, उसमें आपको टेस्ट सीरीज भी देनी है। दैट मीन्स जितना जल्दी हो सकेगा आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। ठीक है, सिलेबस जितनी जल्दी कंप्लीट करोगे उतनी ज़्यादा रिवीजन कर पाओगे। तो इसलिए पहले रेलेवेंट स्टडी मटेरियल ढूंढना है, अगर आपके पास है वेरी गुड, अगर नहीं है अफोर्ड कर सकते हो, अभी टाइम है, टाइमली कोचिंग ज्वाइन करिए। अगर नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, कोई ना कोई आपका फ्रेंड होगा जो जिसने ज्वाइन किया होगा, उसके नोट्स लीजिए, इससे आपका टाइम सेव होगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा आज मैं बहुत ज़्यादा फोकस करी हूँ कोचिंग के ऊपर, क्योंकि टाइम सेव होता है ना। कंपटीशन इतना बढ़ गया, हर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करके बैठा होता है, सबको पता है ट्रिक्स कौन सी है, कैसे कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाती है। तो इस वाले केस में जो सेल्फ स्टडी करते हैं कई बार उनको टाइम ज़्यादा लग जाता है। बस मैं वो आपको समझा रही हूँ कि आपको टाइम सेव करना है। ठीक है, तो पहले रेलेवेंट स्टडी मटेरियल, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, रिविजन करनी है, और फिर टेस्ट सीरीज लास्ट में देनी है। टेस्ट सीरीज का मतलब हो गया एकदम नए क्वेश्चंस, और ये भी रेलेवेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। अब देखो, अब बात करें हम स्पेसिफिकली CSIR नेट में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं और आपको कैसे उनको डील करना चाहिए। मैंने यहाँ पे सारे चैप्टर्स लिख दिए। अब ऐसे वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने IIT JAM के लिए पहले अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, उनको लग रहा है कि मैं नेट का अपने आप कर लूँगा, आपको बिल्कुल सही लग रहा है। JAM का अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी ना तो नेट में कुछ चीज़ें ऐड होंगी, आपको वो चैप्टर्स कर लेने हैं, अदरवाइज आप खुद से कर सकते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, बहुत सारे चैप्टर्स में एक्जैक्टली वही सिलेबस होता है जो अपना JAM में रहता है, बहुत सारे चैप्टर्स में। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन एडिशन होगा, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ पोर्शन ऐड होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मान लो केमिकल काइनेटिक्स की बात करो, ज़्यादातर थियरी सारी चीज़ें आप पढ़ लेते हो, बट कुछ ना कुछ एडिशन होता है, तो आपको वो सिर्फ चीज़ें देखनी है ना। अदरवाइज जो रिपीट कर रहे हैं आपके पास ऑलरेडी नोट्स होंगे, आपको वही अच्छे से रिवाइज करना है। बात ये है कि हमारे पास जुलाई से लेके नवंबर तक का टाइम है, उसमें हमें सारे कंप्लीट करने हैं चैप्टर्स, एकदम अच्छे से रिवीजन के साथ कंप्लीट करने हैं, है ना। और इसके अलावा एक और चीज़ रह गई, जो स्टूडेंट्स रिपीट कर रहे हैं आपके पास नोट्स ऑलरेडी हैं। अभी मैंने नेट एग्जाम से पहले 2-3 वीडियोस बनाई थी जिसमें बताया था कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से देखना। और जब भी आप चैप्टर रिवाइज करना स्टार्ट करें या पढ़ना स्टार्ट करें, एक बार उस वीडियो को गो थ्रू करना, वहाँ से आपको जो भी टॉपिक्स लगे उनको स्टार मार्क करके अच्छे से पढ़ना है आपने। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन करेंगे कैसे। देखो, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, टोटल मिला के इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक के हमारे पास 31 चैप्टर्स हैं। ठीक है, अब 31 चैप्टर अगर ऐसे देखोगे बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं, बट हाँ आपको कवर करना ही है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है कि हम कोई 2 पढ़ के चले जाएंगे, मैं आपको ये बोल रही हूँ, ये 2 वाला सीन मत रखो, बहुत टाइम आपके पास, आप आराम से पढ़ सकते हो। ट्राई करो आपको तीनों मैक्सिमम कवर करके जाना है। एक और चीज़, आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे 101% मतलब पूरा टोटल 100% सिलेबस कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं करना है। 100% सिलेबस कोई नहीं पढ़ के जाता है, मैं इतना टाइम से पढ़ा रही हूँ, मैंने नहीं कभी किया, समझ रहे मेरी बात। तो मेन पॉइंट ये होता है कि जितने भी टॉपर्स हैं या जो भी पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, 100% सिलेबस आपको कंप्लीट नहीं करना। आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, रैंक 1 ले आओगे, तो भी आपको 100% सिलेबस कवर करने की नीड नहीं है। आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि कौन से चैप्टर्स पढ़ने में आप कंफर्टेबल हैं। समझ रहे हैं, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात ये है कि कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बस आपको ये बोल रही हूँ, बहुत टाइम है। जनरली स्टूडेंट्स ये करते हैं कि इनऑर्गेनिक पढ़ के जाएंगे, फिजिकल पढ़ के जाएंगे, ऑर्गेनिक पूरी छोड़ दी। बाय चांस एग्जाम में फिजिकल डिफिकल्ट आ गए, क्या पेपर
6 महीने पूरे वेस्ट हो गए, नहीं आएगा JRF। समझ रहे मेरी बात है, नहीं होगा एलिस। या फिर क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पढ़ के चले गए, बाय चांस इनऑर्गेनिक इतनी डिफिकल्ट आ गई कि जो पढ़ के गया है वो भी नहीं कर पा रहे, तो सिर्फ ऑर्गेनिक के भरोसे JRF नहीं होगा, एलिस नहीं होगा। फिजिकल आपने पूरी छोड़ी है, बस मिलेगा रिजल्ट उसका। इसलिए मैं डरा नहीं रही हूँ, बस इतना बता रही हूँ कि अभी आपके पास टाइम है। अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो मैक्सिमम चीज़ें कवर कर पाएंगे। फिर अगर तीनों में से कोई एक पार्ट डिफिकल्ट भी आता है तो आप सिर्फ उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आप बाकी दोनों के क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए बोल रही हूँ कि ट्राई करो कि आप तीनों में से मैक्सिमम सिलेबस कवर करें। मैक्सिमम का मतलब 100% सिलेबस कवर करना नहीं है। आप अपनी मर्जी से कुछ चैप्टर्स छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रिपेयर करना है, ठीक है, मान लो मुझे दिसंबर में एग्जाम देना है। अब ना मैंने पहले आगे देखे चैप्टर्स कौन से हैं। अब होता है कि सबको अपना अपना पता होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे चैप्टर्स जहाँ पे थ्योरी ज़्यादा होती है उनको करने में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, याद नहीं कर पाते वो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो ऐसे वाले चैप्टर जिसमें बहुत सारा याद करना होगा उसको छोड़ दूंगी। मेरे लिए सबसे सही रहेगा कि मैं कॉन्सेप्ट पढ़ लूँ, फिर कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ गया, क्वेश्चंस कर लिए, अप्रोच सीख ली, बस अब जो भी क्वेश्चन आएगा कर ही लेंगे। बट जो याद करने वाली चीज़ें हैं, जैसे मान लो आपका नेचुरल प्रोडक्ट हो गया, इसमें याद करने वाली चीज़ें बहुत सारी हैं। अब इतना सारा हम याद करेंगे एक हफ्ता लगा के, पता नहीं जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे वाले चैप्टर्स में ना फिर वही है कि आपने मेहनत तो कर दी बट वो अपना आउटपुट नहीं आ पाएगा उतना, क्या पता क्वेश्चन कहाँ से आएगा। तो ऐसे वाले चैप्टर्स जहाँ पे याद करने का मटेरियल बहुत ज़्यादा है, उसको करने से बेटर है कि आपने दो जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स किए हुए हैं आप उनको रिवाइज कर लो। बात तो एक ही है, मार्क्स तो मार्क्स है ना, कहीं से भी आए, है ना। तो इसलिए आप ये कर सकते हैं कि ऐसे वाले कौन से चैप्टर्स में आप कंफर्टेबल नहीं है उसको पहले हटा दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को लगे कि फॉर एग्जांपल एनालिटिकल केमिस्ट्री, आपको लग रहा है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री मैंने BSc में भी थोड़ी सी पढ़ी थी सेमेस्टर एग्जाम्स में, MSc में भी देखी, मुझे समझ ही नहीं आती है, ठीक है। आपको जब पता है कि समझ नहीं आती है और बहुत ज़्यादा याद करने वाला पोर्शन भी ज़्यादा है, पहले से आप डिसाइड कर लो कि मुझे करनी नहीं है एनालिटिकल केमिस्ट्री, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेन ब्लॉक एलिमेंट्स में फंसते हैं क्योंकि याद करने वाला पोर्शन ज़्यादा है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी हैं लेकिन याद करने वाला पोर्शन भी ज़्यादा है। तो फिर हम ये सोचते हैं कि इसको याद करने में लगाएं 5-7 दिन, या फिर इसके जगह पे कोई 2 चैप्टर्स कर लें जहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे, हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, है ना। तो फिर ये वाली बात है। तो अगर आपको चाहिए तो आप नहीं करना तो ठीक है, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद ये हो सकता है जैसे मान लो बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अब इस बार जिससे क्वेश्चन आया बायोऑर्गेनिक में बहुत ही डिफिकल्ट पूछे गए, एकदम बुक्स में लाइन से उठाया क्वेश्चन, तो जिसने डिटेल में पढ़ा होगा वही कर पाएगा, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ी होंगी तो कर पाएगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं होती है, आप सिर्फ ये कर सकते हो कि मैक्सिमम पढ़ के जाओ, क्वेश्चन आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, है ना। तो मेन बात ये होती है कि आप ये डिसाइड कर लो कौन से चैप्टर्स पे आप अपना टाइम लगाना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बायोऑर्गेनिक में बहुत सारा याद करना पड़ता है, मुझसे तो नहीं होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मान लो आपने ये वाला चैप्टर भी लीव कर दिया, ठीक है। इसके बाद लेट्स से आप आए फिजिकल केमिस्ट्री पे आए, ठीक है, आपको ये पता है कि मेरा मैथ्स वीक है, सपोज आपको लग रहा है कि आपका मैथ्स वीक है, तो उस वाले केस में क्या होगा कि आपने सोचा कि मैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक करके जाऊंगा, लेकिन मैंने अभी बोला कि आपको तीनों पढ़ के जाने हैं, है ना। आपको पता है कि आपका मैथ्स वीक है, तो फिजिकल में कुछ ऐसे चैप्टर्स जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, आप उनको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऑर्गेनिक में कंफर्टेबल होते हैं, फिजिकल में अगर नहीं है तो वो लगता है क्वांटम केमिस्ट्री ऐसा चैप्टर जो हमसे होगा ही नहीं। अगर आपके मन में छोड़ दो, चलो ठीक है, अगर नहीं करना क्वांटम कोई बात नहीं, काट दो इसको, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे मान लो थर्मोडायनामिक्स है, अब थर्मोडायनामिक्स में स्टैटिस्टिकल वाला पोर्शन भी है, केमिकल वाला भी है। आपको लग रहा है कि केमिकल आपने पढ़ा हुआ 11th 12th में पढ़ा था, BSc में भी देखा था, है ना। आपको लग रहा है कि केमिकल वाला पोर्शन हो जाएगा, स्टैटिस्टिकल नहीं होगा, काट दो उसको। पहले से हम डिसाइड कर रहे हैं आज ही बैठ के हम कौन से चैप्टर्स नहीं करेंगे, ठीक है, और फिर छोड़ देंगे पूरे। फिर ये हो सकता है कि जैसे मान लो इक्विलिब्रियम है, अब जो इक्विलिब्रियम है जैम में तो आयनिक केमिकल फेज तीनों से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बात करें CSI या नेट की, फेज इक्विलिब्रियम से हर बार क्वेश्चन आता है, आयनिक से कभी आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा वरना नहीं आता है। तो इस वाले केस में मैं बोलती हूँ कि फेज इक्विलिब्रियम पढ़ लो, काफ़ी है। आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं होता, काट दो, ठीक है। ऐसे करके आपने डिसाइड कर ली, कुछ चैप्टर्स आपने वैसे हटा दिए, ठीक है। बात करते हैं ऑर्गेनिक की, आप मान लो आप मैथ्स में कंफर्टेबल हो, आप फिजिकल सारी पढ़ के जा रहे हो, इनऑर्गेनिक करके जा रहे हो, बट ऑर्गेनिक सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि मैंने बोल दिया कि तीनों पढ़ोगे तो ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे JRF के, है ना। तो उस वाले केस में आप कुछ ऐसे चैप्टर्स जिसमें कंफर्टेबल नहीं हो, जिसमें टाइम लगाया जाता है, उसको छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले कहा नेचुरल प्रोडक्ट, आपको लग रहा है कि बहुत याद करना पड़ेगा, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, फोटो केमिस्ट्री, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री आपने पढ़ ली, फोटो केमिस्ट्री ऐसे कि कोई क्वेश्चन आया एक क्वेश्चन आएगा वरना नहीं आएगा, ऐसा रहता है फोटो केमिस्ट्री से, तो आप इसको लीव कर सकते हैं, इतना पोर्शन याद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है। तो ऐसे करके ना अपनी मर्जी से आप देखो चैप्टर्स, आपको लग रहा है समझ आएगा, वेरी गुड, कर लो, लग रहा है नहीं आएगा, छोड़ दो। अब बात ये है, अगर मैं काउंट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने यहाँ पे आपको 8 चैप्टर्स बोल दिया कि मान लो छोड़ दो, और ये हो सकता है कि आप
जब अपने खुद के लिए डिसाइड करने बैठेंगे आप शायद 2-3 चैप्टर्स और हटा दो। मैं ये कह रही हूँ कि ये 8 to 10 चैप्टर्स लीव करने से, टोटल हमारे पास 31 चैप्टर्स हमने लिखे मेजर चैप्टर्स, उसमें से अगर आप 10 चैप्टर्स नहीं करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपको ना अब ये टेंशन नहीं लेनी कि मैंने 10 चैप्टर्स लीव कर दिए, अब मैं कैसे क्वालिफाई कर पाऊंगा, क्योंकि जो ये 10 चैप्टर्स है ना ये डिसाइड नहीं करे आप क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, जो बाकी के 21 चैप्टर्स जो आप करके जा रहे हैं ना वो डिसाइड करेंगे आप JRF या IELTS क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सपोज करिए आपने लेट्स से केमिकल काइनेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, आपने इतने अच्छे से पढ़ा कि बहुत रिविजन भी कर ली है, सारे क्वेश्चंस भी आप करके गए हैं, टेस्ट सीरीज भी आपने दी, वहाँ भी अच्छा स्कोर कर रहे थे, लेकिन बाय चांस हुआ ये कि एग्जाम के टाइम पे आपके माइंड में चल रहा है मैंने क्वांटम नहीं पढ़ी, मैंने इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा, मैंने स्टैटिस्टिक्स थर्मो नहीं पढ़ा, तो क्वेश्चन आया तो मैं कैसे करूँगा, है ना। अब मान लो काइनेटिक्स का क्वेश्चन आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया, लेट्स से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन आ गया और आपका वो गलत हो गया, अब जा रही है आपके रैंक पीछे, क्योंकि जो चैप्टर्स आप पढ़ के आए, जिसकी आपने मेहनत करी है, अच्छे से प्रैक्टिस करी है, अगर आपके वो क्वेश्चन गलत होंगे ना तो आप पीछे जा रहे हैं, फिर आपके मार्क्स कम होना शुरू हो रहे हैं। तो बात आपको इतने ध्यान रखनी है माइंड में कि ऐसे चैप्टर्स जो आपने सोचना कि 10 चैप्टर मुझे करने ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 21 चैप्टर्स आप कर रहे हैं ना वो ऐसे होने चाहिए कि उसको आपको मल्टीपल रिविजन भी करनी है, टेस्ट भी देने हैं, और जो आपके वीक एरियाज हैं उनको भी इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको फिर आपका मेन फोकस जो है वो इन चैप्टर्स पे नहीं, जो 21 चैप्टर्स आप करके जाएंगे 10 चैप्टर्स लीव करने के बाद उन पे आपको फोकस करना है। तो ये वाली चीज़ है, आज डे 1 पे आपने डिसाइड कर लेने कि ये 10 चैप्टर मैं नहीं करने वाला हूँ, लेकिन जो बाकी के 21 चैप्टर्स है वो मुझे हर हाल में करने ही हैं। फिर ये नहीं होगा कि अभी 2-3 महीने बाद आपको लगेगा कि टाइम तो कम बचा हुआ है, फिर आपने और चैप्टर्स कम कर दिए, ऐसा आप बहुत कम कर दोगे, है ना। तो ऐसे कम नहीं करने, आज डिसाइड कर लो कौन सा छोड़ना है, उसको मत करना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आप डिसाइड करेंगे करने हैं फिर वो आपको हर हाल में करने हैं, है ना। 21 चैप्टर्स हैं, तो जितना टाइम अपने पास है 4 से 5 महीने, उसमें हमें 21 चैप्टर्स के नोट्स बनाने हैं, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, हमें रिवीजन भी करने हैं, लास्ट में हमें टेस्ट भी देना है, तो ये वाला काम आप करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे करना शुरू करें, मतलब ऐसे दिन में कितना टाइम हमें पढ़ना चाहिए, कितना टाइम क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो ये है, कोई आंसर ही नहीं है कि हमें कितने टाइम पढ़ना चाहिए। मैं ये बोल रही हूँ अगर हमें दिसंबर में एग्जाम देना है जिसको हम चाहते हैं कि हम अच्छे से स्कोर करें, हमें JRF क्वालिफाई करना है, हमें IELTS करना है, तो फिर कितनी देर पढ़े वाला क्वेश्चन ही खत्म। आपको दिन में जितना टाइम मिल रहा है मैक्सिमम आप जितना टाइम दे सकते हैं आपको उतना देना है, कोई डाउट ही नहीं, सिर्फ इतना सोचना है कि मुझे हर हाल में 6 महीने बाद जो मेरा एग्जाम होने वाला है मुझे वो करना ही है क्रैक। तो जब करना है तो कितने घंटे पढ़ेगा क्वेश्चन नहीं है, आपको 10 घंटे मिल रहे हैं दिन में पढ़ने के लिए 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे मिल रहे हैं 12 घंटे पढ़ो। सिर्फ ऐसे सोचो कि 6 महीने में पढ़ के खत्म करेंगे और एक बार निकाल के बस खत्म, आगे करेंगे लाइफ में कुछ, ये थोड़ी कि हर 6 महीने में फिर से JRF क्वालिफाई करने के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। तो आपको ये चीज़ माइंड में बिठानी है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन रहता है कि हमें कौन से वाले चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए। अब इसका भी कोई भी स्पेसिफिक आंसर है ही नहीं, क्योंकि ये हो सकता है जैसे सपोज करो आप मुझसे पूछ रहे हो कि मैम लेट्स से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, इसको हमें कितना टाइम देना चाहिए। अब ये बात तो क्लियर है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है, काफ़ी टाइम लगेगा आपको पढ़ने में, है ना। लेकिन बात ये है अगर आप मुझसे पूछें सपोज, और मान लो मैंने कल ही रिवाइज करके कोऑर्डिनेशन साइड किया है, अब मुझे बोलो दोबारा पढ़ना है आपको, तो मैं तो कितना 5 से 6 घंटे में पूरा पढ़ दूंगी, क्वेश्चंस भी शायद लगा दूंगी जो मुझे नहीं आते, मतलब ऐसे जो इंपॉर्टेंट मैंने मार्क किए हैं वो मैं कर लूँगी। तो ऐसा चैप्टर कोई भी आप चैप्टर ले लो, हर कोई स्टूडेंट उसमें अलग लेवल पे होता है। हो सकता है आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट लगता हो, तो आपको उसको करने में, रिवाइज करने में, नोट्स बनने के बाद भी रिवाइज करने में मान लो 2 दिन लग गए, और मान लो मुझे कोऑर्डिनेशन अच्छे से आता है तो मान लो मैंने आधे दिन में रिवाइज कर लिया। तो ऐसे हम एक चैप्टर के लिए स्पेसिफिक टाइम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, जितना टाइम आपको लगेगा। हो सकता है आपका फ्रेंड उससे ज़्यादा टाइम ले ले, आपको लग रहा है कि सॉलिड स्टेट आप 1 दिन में खत्म कर सकते हो, आपके फ्रेंड को 4 दिन लग गए क्योंकि वो सॉलिड स्टेट का वीक पोर्शन था, आपका स्ट्रॉन्ग था, आपने जल्दी कर लिया, ठीक है। तो बात ये नहीं कि कितने चैप्टर को कितना देना है, बस ये डिसाइड करना है कि सपोज आपने सोचा कि 21 चैप्टर्स आपने करने हैं, तो आप ये देखा आपके पास कितना टाइम है। लेट्स से अगर हम बात करें पूरी जुलाई कंसिडर करते हैं, आपके पास जुलाई है, अगस्त है, सितंबर और ये अक्टूबर, ठीक है। नवंबर में तो हमें टेस्ट देने हैं, तो नवंबर तक हम ट्राई करेंगे हमारा मैक्सिमम सिलेबस पहले ही कवर हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास जुलाई में 4 वीक्स, अगस्त में 4, यहाँ 4 और ये 4, 8, 12 एंड 16, आपके पास 16 वीक्स हैं। आप देखो, और टोटल आपके पास कितने चैप्टर्स हैं, 21 चैप्टर्स हैं। तो अभी ना आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप बहुत आराम से बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, जो चैप्टर आपने नहीं किया वो उसके आप नोट्स बना सकते हैं, सारे काम हो जाएंगे। अब देखो ये कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 4 से 5 दिन की बात है, वो आराम से हो जाएंगे। अगर आप ये भी सोच लें कि मैं 1 वीक में 1 चैप्टर कवर करूँगा तो भी बहुत आराम से हो जाएगा। जैसे सपोज करो आपको लग रहा है कि फर्स्ट वीक, जुलाई का जो फर्स्ट वीक रहेगा, आप ऐसे कर सकते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है, आप ऐसे कर सकते हैं कि आप एक बारी में ना 2 चैप्टर्स को पैरेलली चलाइए।
क्योंकि सिर्फ एक चैप्टर पढ़ने बैठोगे आप बहुत लंबा खींच दोगे उसको, कई बार पढ़ने का मन भी नहीं करता है, बोर हो जाता है। तो इसके लिए बेस्ट क्या रहता है, आप सपोज करो आपको ना लेट्स से फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है, फिजिकल आपकी फेवरेट है, ऑर्गेनिक आपको बिल्कुल नहीं पसंद, मान लेते हैं, ठीक है, फिजिकल आपकी फेवरेट आपको बहुत अच्छे से आती है, ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं पसंद, इनऑर्गेनिक ठीक ठीक है ना। तो इस वाले केस में क्या करना है, जो ठीक ठीक है उसको बाद में देख लेंगे, ये आपको बहुत पसंद है, ठीक है, ये बहुत पसंद है और ये बिल्कुल नहीं पसंद। तो इस वाले केस में क्या होगा, अगर आपको फिजिकल पसंद है, आपको मैं जितनी देर पढ़ने के लिए बोलूँगी आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम पढ़ सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ने बैठोगे 2 घंटे में आपको नींद आएगी, शायद 2 घंटे से पहले ही नींद आने लगे, है ना। तो ऐसे वाले केस में क्या करना है, हमें ऐसी वाली चीज़ जो आपको बहुत फेवरेट है और जो बिल्कुल नहीं पसंद साथ में लेके शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखो हमने कहा है कि हम 1 वीक में 1 चैप्टर करेंगे, है ना, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ आपको, आप ट्राई करो कि आप 2 चैप्टर्स को एक साथ लेके चलो, तो उसमें क्या होगा, हम बहुत आराम से अपने चैप्टर्स रिवाइज कर लेंगे। अब एक काम करना है, 1 वीक में आपके पास 7 डेज है, ठीक है, एक दिन हम निकाल देंगे रिविजन के लिए। लेट्स से आपने मंडे से पढ़ाई शुरू करी, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। तो अब बात ये, अगर मंडे से पढ़ाई स्टार्ट करी ना, तो आप 6 दिन कॉन्टिन्यूसली पढ़ो, जो 7th डे आपका है या संडे आएगा, तो संडे को आप ना पूरा छोड़ दो रिविजन के लिए, कि हम पूरे 6 दिन में जो भी पढ़ेंगे हम 7 डे रिविजन करेंगे। अगर हमने ट्यूसडे से पढ़ाई स्टार्ट करी तो आप सोचो ट्यूसडे के बाद 6 दिन पढ़ लो, नेक्स्ट 7 डे आपने रिवाइज करना है, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो मंडे से पढ़ाई स्टार्ट करी है, 6 दिन पढ़ना है, 7 डे रिविजन करनी है। तो अब ना हम ट्राई करेंगे कि अगर हम 2 चैप्टर पैरेलल लेके चल रहे हैं तो हम ट्राई करेंगे उसको खत्म करें, क्योंकि वैसे हमारे पास बहुत टाइम हम आराम से कर सकते हैं। अगर हम 1 वीक में 1 चैप्टर भी करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन बेस्ट क्या होता है, हम ट्राई करेंगे कि हम 1 वीक में 2 चैप्टर्स कंप्लीट करें। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि अगर 2 आपने बड़े चैप्टर्स उठा लिए, खत्म नहीं हो पाएंगे फिर वो। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें केमिकल काइनेटिक्स की, ये एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स एक बड़ा चैप्टर है, इसके साथ हम ये कर सकते हैं, एक छोटा चैप्टर ले लेंगे, ठीक है। जिससे मान लो आप रिपीट करो सपोज, और आपको ये पता है कि एरोमेटिसिटी बहुत छोटा चैप्टर है ना, तो अब क्या कर सकते हैं हम, केमिकल काइनेटिक्स और एरोमेटिसिटी जब पढ़ रहे हैं तो उसको साथ में पढ़ लेंगे। अब वो आपको बिल्कुल नहीं पसंद है, ये पसंद है, तो चांसेस क्या होंगे कि आप इस वाले को ज़्यादा देर पढ़ पाओगे। क्या करना है, आपने मंडे आप पढ़ने बैठे, ठीक है, आपको पता है कि ये पसंद नहीं है, तो पहले इसी को पढ़ेंगे। वरना होता ये है कि आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, हमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा, आपने 4 से 5 घंटे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया, ठीक है। अब आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, आपको लग रहा है बहुत पढ़ाई कर ली मैंने आज, अभी टर्न किसकी है, आज आपको करना है एरोमेटिसिटी भी पढ़ना है, लेकिन आपको लगेगा कि आज तो बहुत हो गया, कल देखते हैं इसको, है ना। अब कल आपने क्या किया, फिर से आप शुरू कर लिया आपने काइनेटिक्स से, फिर 2-3 घंटे पढ़ के आपको लग रहा है कि ठीक है एरोमेटिसिटी बाद में देख लेंगे, या हमने पढ़ना शुरू किया, आधे घंटे में बंद कर दिया। तो बात ये है कि जो चैप्टर आपको पसंद नहीं है, जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, उसको आप पहले पढ़ो, क्योंकि जब स्टार्टिंग में आज पढ़ना शुरू करें तो एनर्जी पूरी हो गई आपकी, तो आप ना ज़्यादा एफर्ट्स उसमें लगा पाओगे, ज़्यादा टाइम दे पाओगे उसको। तो आपको स्टार्टिंग करनी है उस वाले चैप्टर जो आपको पसंद नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे पढ़ लिया, उसके बाद आप जाएंगे ऐसे चैप्टर जो आपको पसंद है, ठीक है। तो ऐसे करके मान लो आपने 1 वीक के अंदर केमिकल काइनेटिक्स कर लिया, एरोमेटिसिटी कर लिया, ठीक है, तो 1 वीक में आपके ये 2 चैप्टर्स खत्म हो गए। सबसे बेस्ट रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप ऐसे ही अपनी नोटबुक में ना ये सारे चैप्टर्स लिख लो, और आपको ना नंबर ऑफ वीक भी मेंशन कर दो कि मुझे यहाँ से इस वाली डेट से लेकर इस वाली डेट तक इसको खत्म करना है। आप एटलीस्ट 1 महीने का प्लान बना के चलो कि मुझे 1 महीने में ये वाले चैप्टर्स तो कंप्लीट करने ही है। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि लाइफ कहाँ जा रही है। अगर आपने सोचा हुआ मुझे फर्स्ट वीक में केमिकल काइनेटिक्स करना है, एरोमेटिसिटी करना है और संडे को रिवीजन करनी है, लेकिन मान लो सैटरडे एकदम रात हो गई है, आप पढ़ रहे हो अच्छे से, लेकिन फिर भी मान लो कि आपका कुछ पोर्शन रह गया काइनेटिक्स का, कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए, अपने वो सॉल्व नहीं कर पाए आप, तो उस वाले केस में क्या होगा, आप ये कर सकते हैं कि संडे को, वैसे तो रिविजन वाला दिन था वो, लेकिन जो बचा हुआ उसको कंप्लीट कर लो ताकि कुछ पेंडिंग ना रहे, है ना। तो रिवीजन भी करनी है, लेकिन आप ये मान लो संडे जो आपका वो एक ऐसे बफर हम लेके चल रहे हैं कि अगर सैटरडे से कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर आप संडे को कर लेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं और आपको इस तरह से मैनेज करनी है चीज़ें। अब जैसे आप मान लो कि फर्स्ट वीक में हमने काइनेटिक्स कर लिया, एरोमेटिसिटी कर लिया, सेकंड वीक की बारी आ रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेट्स से आपने यहाँ से ले लिया जीओसी, ठीक है। अब जीओसी को पढ़ने में टाइम तो लगेगा, यहाँ से आप एक छोटा चैप्टर उठा लो, ठीक है। तो सेकंड वीक आपने सोचा कि आप जीओसी करेंगे और साथ में लेट्स से आप पॉलीमर केमिस्ट्री करेंगे। अब पॉलीमर केमिस्ट्री क्या है, अगर आप 3 से 4 घंटे लगा दोगे चैप्टर वैसे ही खत्म हो जाएगा। ये तो मैंने यूट्यूब चैनल पे भी करवाया हुआ है, एरोमेटिसिटी भी करवाया हुआ है, तो ये छोटा चैप्टर है, तो आप इन दोनों को साथ में ले लो। सेकंड वीक में आप ये भी कंप्लीट कर दोगे। आप समझ रहे हैं, 2 वीक के अंदर आपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। तो ऐसे करके आपको अपना पूरा स्केड्यूल बनाना है, एक बड़ा चैप्टर लेंगे, एक छोटा चैप्टर लेंगे, ताकि आपको नंबर भी बढ़ता हुआ दिखे। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले हम इनऑर्गेनिक करेंगे, फिर हम फिजिकल करेंगे, फिर हम ऑर्गेनिक करेंगे। होता है कि इनऑर्गेनिक तो अच्छे से कर ली, बट फिजिकल आते आते आपको लग रहा है टाइम तो बहुत कम बचा है,
फिर ऑर्गेनिक ना लास्ट में छूट ही जाएगी। तो ऐसे नहीं करना, जो आपको सबसे बेकार लगता है वो और सबसे अच्छा लगता है उसके साथ में पैरेलली चलाएंगे। और ये ट्राई करना कि एक वीक में हमें 2 चैप्टर्स तो करने ही हैं। अगर नोट्स पहले से बने हुए हैं तो रिवाइज करना है आपको। फिर अगर नोट्स आपके रेडी हैं तो फिर आपने वो रिवाइज करना है अच्छे से। नोट्स रिवाइज करेंगे, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, और जो भी आपके पास मटीरियल्स हो अच्छे आपको रिवाइज करना है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से करने हैं, देन हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। अगर आपको लग रहा है कि हमने इनऑर्गेनिक और फिजिकल पढ़ा हुआ था पहले, ऑर्गेनिक हमें पसंद नहीं थी, तो हमने इसके नोट्स भी नहीं बनाए हुए, लेकिन हमने कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है या फिर लेट्स से आपने जे केमिस्ट्री का कोर्स ज्वाइन कर रखा है ऑर्गेनिक वाला, तो आपको नोट्स भी बनाए। तो आप ये सोच सकते हैं कि फिर मुझे फर्स्ट वीक में केमिकल काइनेटिक्स, जिसके मेरे पास नोट्स रेडी है, असाइनमेंट्स रेडी है, वो मुझे रिवाइज करना है, और जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है मुझे उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट वीक में आप एरोमेटिसिटी के पूरे नोट्स बनाएंगे अच्छे से, उसको रिवाइज भी करेंगे, असाइनमेंट्स भी सॉल्व करेंगे, फिर जाके आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक में क्या करना है, आपको पॉलीमर केमिस्ट्री रिवाइज करना है और आपको जीओसी के नोट्स बनाने हैं। तो नेक्स्ट वीक में क्या करेंगे, जीओसी के नोट्स बनाएंगे साथ साथ, और इसके अलावा पॉलीमर केमिस्ट्री रिवाइज करेंगे। ऐसे करके एक वीक में 2 चैप्टर्स खत्म, ऐसे आपको करना है। ठीक है, तो चाहे नोट्स बनाने वाला काम हो, चाहे रिविजन वाला काम हो, आपको उसको चैप्टर ही कंसिडर करना है कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना है। पढ़ने का मतलब ये है कि अगर इसके नोट्स नहीं बने हुए तो इसके नोट्स बनाने हैं, अगर नोट्स बने तो रिवाइज करना है। ठीक है, और नोट्स के बाद क्वेश्चंस, अगर पहले चाहे किए हों चाहे ना किए हों, आपको वापस करनी है अभी। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे। अगर कोई एक्टिव कोर्स आपके पास है तो फिर टेस्ट भी देंगे उस चैप्टर का। तो इस तरह से करके आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन को अभी से पहले बार फ्रेम कर लो कि मुझे फर्स्ट वीक में ये चैप्टर करना है, सेकंड में ये, थर्ड में ये, आपको साफ साफ दिखेगा। आप खुद देख पाओगे कि कितने टाइम में आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, कितने टाइम में आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, और कब आप टेस्ट देना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप पढ़ रहे हो मंडे पढ़ लिया, ट्यूसडे पढ़ लिया, वेंसडे पढ़ लिया, तो इस वाले केस में ध्यान ये रहना कि क्वेश्चंस भी साथ साथ करने हैं ना, सिर्फ थ्योरी पढ़ के खत्म चैप्टर हो गया, नहीं, थ्योरी पढ़ के नहीं होता है। ठीक है, और संडे को हमें रिविजन करनी ही करनी है। अब एक और चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली बता रही हूँ, हम प्लान तो बहुत बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जैसे ना, अब आपको थोड़ा जोश आया होगा कि आप सही बोल रहे हो, एरोमेटिसिटी और काइनेटिक्स तो करना कोई मुश्किल काम नहीं, कर लेंगे, है ना। आप ऐसे सोचो कि आपने सोच तो लिया, लेकिन कई बार क्या होता है, मान लो आपके पास 6 दिन, आपने सोचा 6 दिन आप पढ़ेंगे, लेकिन कुछ भी इमरजेंसी आ गई, या आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया, 2 दिन आप पढ़ ही नहीं पाए, क्या होगा, आपके चैप्टर्स आगे पीछे हो गए। तो ऐसे वाले केस में ये भी होता है कि पढ़ने बैठे हो तो भी कई बार नहीं हो पाता, तो टेंशन नहीं लेनी है। बस आपको ट्राई ये करना है कि 1 वीक में सोचा था तो उसको करना ही अभी कैसे भी करके। अगर मंडे को अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, ट्यूसडे को ज़्यादा पढ़ो। फिर बस ट्राई करना है कि सैटरडे तक कैसे भी सोचा था वो करना है। अगर नहीं हो पाया तो ज़्यादा ऐसे नहीं कि बस अब डिमोटिवेट हो गए कि नहीं हो पा रहा है। आप कोशिश करो कि नेक्स्ट वीक में आपको 2 चैप्टर और करने हैं, बर्डन बढ़ रहा है अभी, तो संडे को यूज़ करो, है ना, या फिर चैप्टर को एक बार आगे पीछे कर लो कि मान लो 2 छोटे चैप्टर आपने एक साथ ले लिए, कुछ भी करके एडजस्ट करो, लेकिन आपको ये सोचना है कि जितना डिसाइड किया हुआ है ना वो तो करना ही है। और अगर नहीं हो पाता है तो भी कोई बात नहीं, हमारे पास पूरा नवंबर बचा हुआ है, उससे पहले हम सिलेबस खत्म करने का टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे भी ना हो कि हर वीक में चैप्टर छोड़ रहे हो। मान लो फर्स्ट वीक में एरोमेटिसिटी छोड़ दिया, सेकंड वीक में पॉलीमर छोड़ दिया, थर्ड वीक में लेट्स से सॉलिड स्टेट छोड़ दिया। अगर ऐसे होगा फिर तो हर वीक में आपको छूट रहा है, फिर आप एक वीक में एक ही चैप्टर कर पा रहे हो, फिर फंस जाओगे, क्योंकि रिविजन भी तो करनी है, भूलोगे भी तो सही, है ना। तो बस ध्यान रखना कि जो आपने एक बार अपने टाइम टेबल बना लिया, वीक्स डिसाइड कर लिए, उसको फिर आप स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। 6 महीने की बात है, अच्छे से पढ़ेंगे, इसी बार क्वालिफाई करेंगे JRF या फिर LS, है ना। तो बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि खुद के लिए बनाओ। अब मैं चाहूँ तो आपको बता सकती हूँ कि 5 बजे उठो, फिर 6 बजे खाने बैठ जाओ, देन आप 7 बजे पढ़ना शुरू कर दो, ये सारी चीज़ें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई सुबह अच्छे से पढ़ पाता है, कोई दोपहर में पढ़ पाता है, कोई रात को पढ़ पाता है अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है खुद के बारे में, है ना। तो मेन पॉइंट क्या है, आपको सिर्फ मैं ये बता रही हूँ कि एक वीक में 2 चैप्टर खत्म करने का टारगेट बनाओ, और ट्राई करो कि जब बना लिया तो करना ही है उसको। 6 दिन में 2 चैप्टर हो सकते हैं अगर आप सीरियस है पढ़ाई के लिए, तो वरना फिर बहाने बनाने दो, कितने बना लो, है ना। फिर तो आप 2 वीक में चैप्टर नहीं कर पाओगे। तो बस ट्राई करना है कि जितना टाइम मिला है, 6 महीने का टाइम है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है और इसी बार निकालना है। ये नहीं कि इस बार करके देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम कोचिंग ले लेंगे, फिर करके देख लेंगे, बहुत टाइम है हमारे पास, ऐसा नहीं करना। जितना जल्दी हो सके इन दोनों एग्जाम से, नेट गेट से फ्री हो जाओ MSc के ड्यूरेशन में ही, उसके बाद कुछ और करना, जॉब के लिए पढ़ना हो जॉब के लिए पढ़ना, PhD करनी हो PhD करना, कुछ भी करना, लेकिन ये दोनों एग्जाम्स अभी MSc में निकाल के ख़त्म करो, बहुत प्रेशर कम हो जाएगा, वरना फिर धीरे धीरे करके लाइफ का प्रेशर बढ़ता जाएगा, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ेंगी, आप खुद भी बहुत बर्डन फील करोगे, है ना। तो बस ये ट्राई करना है कि जितना जल्दी हो सके एग्जाम क्वालिफाई करके साइड करना है, क्योंकि JRF तो JRF है। MSc फर्स्ट सेमेस्टर में निकाल गए अगर तो ठीक है, MSc के बाद आराम से PhD करना, कोई रोकेगा ही नहीं, सेम आपको फेलोशिप मिलने वाली है, टेंशन कम हो जाती है, ठीक है। फिर आप इंटर्नशिप कर सकते हो या फिर बाकी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, ये बोलना चाह रही हूँ मैं। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एग्जाम क्वालिफाई करना है। आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, थोड़ा सा आइडिया मिला होगा। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।